नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लैब असिस्टेंट साइंस का जो पेपर है, जीके का सामान्य ज्ञान का पेपर हो चुका है। उस पेपर का अगर लेवल की अपन बात करें तो लेवल जीके का जो राजस्थान जीके का पोर्शन था वो एकदम सामान्य था, कठिन नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें वही लेवल थोड़ा ढंग से पूछा गया है। इसी के साथ में अगर बात करें करंट की, तो करंट में पहले के जिस प्रकार के कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछता है बस वही तरीका रहा है, कुछ नया है नहीं। इसके अलावा हम देखें इंडिया वाले पोर्शन की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा हट करके पूछा गया, वो पूछा गया एनसीईआरटी से। तो आपने ये पेपर दिया, एक बार देखते हैं कि कौन से किस प्रकार के प्रश्न आए। चलिए चलते हैं। और पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित इन्हें सही अनुक्रम के अंदर व्यवस्थित करें। ये अपने साइकोलॉजी से पूछा हुआ प्रश्न है भाई। इस साइकोलॉजी वाले में अगर ऑप्शन देखें तो प्रतिदीप्ति, या फिर इसके बाद में ये पूछा जा रहा है अपने से कि सत्यापन होगा, या इसका उत्तर तैयारी और उद्भवन। इनको क्रम के अनुसार अपने को सही बताना है। तो आप बताइए क्रम के अनुसार क्या उत्तर होगा इसका। ऑप्शन ए जिसके अंदर बी सी ए डी रहेगा, या ऑप्शन बी सी डी ए भी रहने वाला है, या ऑप्शन सी ए डी बी सी रहने वाला है, या ऑप्शन डी डी ए सी बी। क्या इसका सही उत्तर होगा? आधों ने सहित अनुत्तरित प्रश्न भी किया होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, बताओ आप। इसमें देखें कि देखो जिस प्रकार से अगर इस प्रश्न को अगर आपने सोल्व किया है तो सबसे पहले आपने ये किया होगा इसके अंदर सी, और फिर यानी सी के बाद में क्या है, डी उद्भवन होता है। सी के बाद में डी कहाँ नजर आता है? सी के बाद में डी, सी के बाद में डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि मनोलैंगिक, ये प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। फिर इसके अंदर बात करें कि मनोलैंगिक विकास में फ्राइड के 5 सोपानों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सिगमंड फ्राइड जो है उनका एक प्रश्न है सिद्धांत का। इसमें बताया गया ए लैंगिक चरण, गुदीय चरण, सुप्त चरण, मौखिक चरण और जननांग चरण। इनमें से इनको सही क्रम के अंदर लगाना है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। क्या इसका ऑप्शन ए रहने वाला है, या इसका ऑप्शन बी रहने वाला है, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? सही उत्तर बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसकी सही उत्तर की बात अगर अपन करें तो सबसे पहले उसका था भाई मौखिक। सबसे पहले था मौखिक। मौखिक यानी कहाँ है? डी के अंदर है। डी 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 कहाँ आ रहा है? बस अगर एक ऑप्शन सही मिल रहा है ना तो आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बस इसके बाद में देख लो डी कहाँ है, किसी के अंदर भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये कट रहे हैं। एक चीज थोड़ी सी पकड़ी, प्रश्न अपना सही हो जाना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? यह है एडक्शन के अनुसार अधिगम की विश्लेषण और संबंधात्मक शैलियों के बीच में विभेद किया गया है। यह बताना है कि अधिगम में विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान करनी है। फिर अपने को सही बताना है इनमें से उपयुक्त उत्तर इसका कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन जो दे रखा है पहले ए बी सी डी के अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति होना, अनुक्रमात्मक और संरचनात्मक चिंतन दर्शाना, अंत्य प्रज्ञात्मक चिंतन दर्शाना, और डी के अंदर है पूर्ण चित्र या आयाम के भाग के रूप में सूचना का बोध करना, और ई दिया है पूर्ण चित्र या आयाम से सूचना को अलग या पृथक करना यानी कि भिन्न करना। इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी इनमें से क्या सही रहेगा वो आप कमेंट करके बताइए भाई। इसमें से सही उत्तर इसका क्या रहने वाला है? पूछा है इसमें से एकदम सही की बात करेंगे तो इसमें भाई एकदम सही है इसमें ए, और इसके अलावा इसमें है बी, और इसके अलावा है ई। ये सी और डी दोनों क्या है? गलत है। तो ए बी ई कहाँ ऑप्शन के अंदर है? ये डी के अंदर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 ये व्यक्तित्व से संबंधित है, पर्सनैलिटी का प्रश्न पूछा गया है। एग्जामिनर ने कर्मचारी चयन बोर्ड देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा है कि व्यक्तित्व के वृद्ध 5 कारक जो मॉडल हैं कोस्टा और म्रैक में निम्नलिखित जो सम्मिलित कारकों की आपको पहचान करनी है कि सहमति परखता 1 नंबर पे, बी के अंदर है मनस्पिता, तीसरा है अंतरात्मकता, अनुभव के प्रति खुलापन, और मेसोमॉर्फिक। ये ऑप्शन दिए और इनमें से सही अपने को बताना कि कौन सा सही है। किसके संदर्भ में? व्यक्तित्व के 5 जो वृद्ध जो कारक है ना उसके संदर्भ में बताना है। क्या ऑप्शन ए सही रहेगा, या ऑप्शन बी सही रहेगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? इसमें देखो भाई पहला सीधा गलत है।
एक इसमें आ रहा है, एक इसके अंदर नहीं है, मतलब ये देखो इसमें ए नहीं, इसमें तो ए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें ए, चलो ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो सीधा अपने को पता चल रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाना है, इसका राइट आंसर है जो बी हो जाएगा। इसके बाद में फिर एक साइकोलॉजी का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 के सूची 1 को सूची बी से अपने को मिलान करना है। मिलान वाला प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आराम से पढ़ के, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रश्न का सही उत्तर देना है। भाई साइंस में इस प्रकार की जो है ना, ये साइकोलॉजी पूछी जानी थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी ये रीट के जो अगर आपने पेपर देखे हैं तो ये सही कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न रहा है बहुत अलग प्रकार से नहीं, नया नहीं है, पहले पूछा जा चुका है। चलो देखते हैं कि अधिगम है, पूछा है कि अधिग्रहण, और फिर इस तरफ से आपको मिलान करना है। क्या अधिग्रहण एक अधिदात्मक या सीआर को एक सीएस या यूसीएस को निरंतर युग्म श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है, या आपको यह बताना है सीएस और यूसीएस को एक ही समय प्रस्तुत किया जाता है, सीएस को पहले प्रस्तुत किया जाता है और थोड़े समय बाद अंतराल के बाद में यूसीएस यानी प्रस्तुत किया जाता है, यूसीएस को एक सीएस से पहले और प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सरल है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ढंग से थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता चल जाएगा। स्वाभाविक क्रियाएं और अस्वाभाविक क्रियाओं वाला जो चैप्टर है ना, जहां से कंटेंट है, वहां से प्रश्न निकाला है। बताओ इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ए, बी, सी और डी, या लगता है ज्यादा से ज्यादा तो यही मेरे भाई बहनों ने किया है, डी ऑप्शन ई। बताओ इसका सही उत्तर। इसके सही उत्तर की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत है ना, देखो ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, एकदम इजी इजी सा लग रहा है। ऑप्शन अगर ए में देखें तो ऑप्शन ए में ए वाला मैच हो रहा है, बी में बी वाला मैच कर लेंगे, और सी में सी वाला मैच कर लेंगे, और डी में डी वाला मैच कर लेंगे, यानी कि ए 1 2 3 4 1 2 3 4। बाबा थारी जय जयकार लग जानी चाहिए अगर जय जयकार हो गई है तो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। अब है ना, प्रश्न संख्या 6 से संबंधित अपन बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है। इसमें आपने क्या उत्तर किया है प्रश्न का, कि सूची 1 को सूची बी से मिलानी है, इंद्रवृत्तीय चरण या औपचारिक प्रतिपालन जो चरण है वो, या पूर्व प्रचालन चरण या ठोस प्रचालन चरण। ये एक तरफ और एक तरफ एज दे रखी है, किसका मिलान किससे करना है, क्या 2 से 7, 7 से 11, 0 से 2 और 11 से 15, इनकी जो एज है वो सम्मिलित कीजिए। इसका सही क्या रहेगा। अगर अपन देखें भाई इंद्रिय गति, इंद्रिय गति की अगर अपन बात करते हैं तो ये उम्र रहती है शुरुआत की, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, यानी ए के अंदर 3 कहाँ आ रहा है, ए के अंदर 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न वो अपने राजस्थान जीके का प्रश्न, वो है महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बच्चों ये 7वां जो प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सीईटी के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, ये पहले होता है क्या, मेवाड़ का शासक बनना, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद में बने थे क्या, या अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचाने के लिए अपनी रियायत, अपनी जो राजधानी है यानी कि रियायत को गोकुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित करना, और दिवेर की विजय, इनको आपको बताना है इसका सही क्रम क्या रहा था, किसके बाद में क्या हुआ था, ये आप कमेंट करके अभी बताएं, क्या ए या फिर बी या सी या फिर डी। इसकी अगर अपन देखो बात करें ना, तो सबसे पहले मेवाड़ महाराणा प्रताप का शासक बनना, और महाराणा प्रताप के शासक बनने के बाद में उन्होंने राजधानी बनाई थी, राजधानी बनाने के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में क्या हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ। यानी कि हम ए के बाद में डी देखें, देखो इसमें ऑप्शन में ए के बाद में डी आपको कहीं नजर आ रहा है क्या, ये देखो यहां भी तो नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, बहुत ईजी है, अगर थोड़े से हम सोच करके प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बात करें प्रश्न संख्या 8 की, कि जयपुर प्रजा मंडल के 1944 का जो अधिवेशन होता है बच्चों, उस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 9th क्लास की जो किताब है उसमें से पूछा हुआ सीधा प्रश्न है, क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी, या जानकी देवी बजाज, या रमा देवी, या फिर किशोरी देवी। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या अंजना देवी, नहीं सर, इसका अंजना देवी कैसे हो सकता है, यह तो अंजना देवी नहीं, ये जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज जी की जो वाइफ है ना, उन्हीं से संबंधित है, और 1944 जयपुर प्रजामंडल का सही उत्तर अध्यक्ष का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। एक तरफ पर्यटन स्थल है तो दूसरी तरफ क्या है, सूची का मिलान करना है।
चित्रा महल ये कहां पर है, विजय स्तंभ कहां पर है, अबेदा महल कहां पर है और सुनहरी कोठी कहां पर है। ये देखो चित्रा महल वाला आपके थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये ना ये प्रश्न सामान्यतः आपने कंटेंट में कहीं पढ़े नहीं होंगे, बाकी तो पढ़ रखे हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। विजय स्तंभ कहाँ है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यानी कि एक के अंदर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अबेदा महल कहां पर है, ये कोटा के अंदर है, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक के अंदर है। और चित्रा महल कहां पर है, बूंदी के अंदर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, एकदम सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है, ए के अंदर 2, ए के अंदर 2 और इस बी के अंदर 4, बहुत आसान है। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 कि राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो प्रश्न बहुत ही अलग प्रकार से पूछा गया। राजस्थान के व्यक्तित्व की अगर आपने क्लास देखी है तो भाई साहब सीधा प्रश्न, और कक्षा 10 का आरबीसी का प्रश्न है। आरबीसी बोर्ड में जो किताबें हैं ऐसे ही उनको भाई नहीं कहते हैं, प्रमाणित पुस्तक है, प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बाबूजी चतुर सिंह और दयाल दास और कवि राजा श्यामल दास। इसका सही क्रम अगर अपन बात करेंगे तो इनका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले इसमें दयाल दास है, दयाल दास जी के बाद में आए थे अपने बाबूजी, बाबूजी, और बाबूजी के बाद में आए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इसके बाद में क्या रहेंगे, एक के बाद में सबसे पहले तो आए थे दयाल दास जी, और दयाल दास जी के बाद में श्यामल दास। ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 11, राजस्थान की बाणगंगा का उद्गम कहां से होता है। बहुत ही आसान, जो कि अपनी पीवाईक्यू के प्रश्न है उनमें से सीधा पूछा गया है। जयपुर के विराट नगर, और विराट नगर के अंदर पहाड़ियां हैं, बेराट की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। बी से बाणगंगा, बी से बेराट, और से सेवर नदी, और से आपको बताया गया है जयपुर से संबंधित है। कितना आसान है, साबी नदी का उद्गम भी सेवर की पहाड़ियों से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं भाई। प्रश्न संख्या 12 जो योजनाओं से पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका उत्तर क्या है कि राजस्थान में कालीबाई भील उड़ान जो योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। इसमें सही कथन क्या होगा ये आपको बताना है। अब साफ दिख रहा है क्वेश्चन, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से लेकर के 45 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। मासिक धर्म, स्वास्थ्य और गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं निगम और राजीविका सैनिटरी नैपकिन क्रय करेंगे। ये निशुल्क नैपकिन आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इसका उत्तर क्या सही रहने वाला है, क्या ऑप्शन ए, बी या फिर सी या फिर डी। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा। भाई ये राजस्थान सेवा निगम राजीविका सैनिटरी नैपकिन क्रय करेगी, ये बात गलत है। इसके अलावा क्या है, ए बी डी, ए बी डी ऑप्शन के अंदर कहां आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, तेरा ना मेरा हम सब का प्रश्न है, हम सबको हल करना है, और बहुत आसान प्रश्न देखो है, थोड़ा करंट का, और जिसने ढंग से तैयारी की है ना उसके लिए मुश्किल नहीं है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन जो योजना है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको यह बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही इन कथनों में से, राजस्थान सरकार सवर्ण, हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच में अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के प्रति युगल 5 लाख प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर तक ये डाटा
डाटा है कि 14.70 करोड़ की राशि व्यय की हो चुकी है और 1 अप्रैल 2023 के पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन बढ़ा करके 50 लाख प्रति युगल कर दिया गया। यानी एक कपल को कितना बढ़ा दिया है? 50 लाख बढ़ा दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या रहेगा? क्या इस प्रश्न का उत्तर ए होगा या इस प्रश्न का उत्तर बी होगा या ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा? भाई ये युगल वाला मामला गलत है, यानी कि डी गलत है, बाकी सही है सर। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों ही सही है। राजस्थान सरकार की एक सुजस पत्रिका आती है, उसमें इस प्रकार के डाटा दिए हुए रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 इसको आराम से समझिएगा, फिर यही है यहाँ का करंट का प्रश्न योजनाओं से संबंधित। इसमें पूछा गया राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। विद्युत जो शुल्क है, मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट रहेगी। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी जो है वो 50 लाख रुपए रहने वाली है। क्या 50 लाख तक यानी कि अग्नि जांच पहचान प्रणालियों की लागत में 20% एक मुश्त पुनर्भुगतान होगा? ऑप्शन ये कह रहे हैं कि डी के अंदर। इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ में संरेखित या सुसंगत हैं। ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन भाई साहब इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें से सही हो जाएगा। इसमें बात करते हैं बच्चों, क्या इसमें 50 लाख वाली ये सही है क्या बात? ये बात गलत है। एक मुश्त 20% वाला मामला गलत है सर। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी। कहां है ए बी डी? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा इसका एकदम सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। चलो प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक जो क्षेत्र है यानी कि JPMIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथनों का चयन करना है। काफी समय से ये जो प्रोजेक्ट है सरकार का, ये काफी चर्चा के अंदर है। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया गया कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक जो नोड है उसमें विशेष निवेश के क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। या फिर अगला ऑप्शन बी के अंदर पूछ रहे हैं कि JPMIA का उत्तरदायित्व रिको को दिया गया है। चरण फर्स्ट है उसमें 921.66 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ में एक 1577.69 एकड़ के कुल क्षेत्र को आदेशित यानी कि कवर किया गया है। JPMIA के पाली जिले के लगभग कितने गांव जो सम्मिलित किए गए? 90 गांव जो सम्मिलित किए गए हैं। इसमें से ये पूछ रहे हैं सही आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या इसमें हम देखें ये 90 गांव वाला मामला सही नहीं है सर, ये है ना, संख्या देकर के आपको घुमा दिया। बाकी ऑप्शन ए बी सी इज करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें प्रश्न संख्या 16। ये अपने आ गया ज्योग्राफी का प्रश्न। फिर ज्योग्राफी का बहुत अलग प्रकार से पूछ लिया है, मैटर बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलान वाला देकर के देखो प्रश्न कैसे पूछा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। पहला पूछा है कि आपको एक तरफ तो बाजार दे रखे हैं केंद्र, ये उत्कृष्टता केंद्र है, तो दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं कि कौन से जिले में उत्कृष्टता केंद्र है। जैविक खाद्य बाजार कुन्नू उत्कृष्टता केंद्र, प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र, आम उत्कृष्टता केंद्र। इनका मिलान करके आपको बताना है कि ये कौन सा कहां पर है। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ये परीक्षा में इस प्रकार के काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसकी शुरुआत रेट एग्जाम जो है 2026 में हुआ था 3rd ग्रेड का, उसमें ऐसे प्रश्न दिए गए थे बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके सही उत्तर की बात करें तो जैविक खाद्य बाजार है ना, ये कहां पर है? ये जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर है। किन्नू का नाम आते तो सीधा दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए? गंगानगर, यानी कि बी के अंदर 3। बेटा जी बी के अंदर 3 कहीं नहीं है, ये सारे के सारे कट गए हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। होगा खतरा किसी के लिए जो तैयारी नहीं करते हैं, बाकी राजस्थान वासियों के लिए और विशेषतः जो राजस्थान कल्चर से जुड़े हुए हैं उनके कोई खतरा नहीं है इस प्रश्न के अंदर। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? और ये दूसरा
ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और जंतर मंतर। देखो आसान लग रहा है ना प्रश्न, अगर ऑप्शन गलत नहीं भरा है तो बहुत इजी है। केवलादेव भरतपुर के अंदर है। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर। एक के अंदर दो, बताओ एक के अंदर दो कहाँ पर है? इसमें तो सर नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर, यानी कि दो के बाद में एक, इसमें भी नहीं है सर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही? गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। और जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। बहुत आसान प्रश्न था ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 18 ये भी समझ लीजिए बच्चों। इसमें पूछा है एक तरफ तो पार्क है और दूसरी तरफ पूछ रखे हैं जिले। तो बताओ कि फिनटेक पार्क कहां पर है? मेडिटेक मेडिकल पार्क डिवाइस पार्क ये कहां पर है? राजस्थान मेट्रो जोन जो है ये कहां पर है? पेट्रो जोन, सॉरी मेट्रो नहीं है, पेट्रो जोन। इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन तो 3 ही है लेकिन आंसर इसमें देने वाला ऑप्शन 4 बना दिए हैं। कितना आसान प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको ये समझ लेना है। फिनटेक पार्क कहां पर है बच्चों? फिनटेक पार्क जो है जयपुर के अंदर है। और ये दूसरा आपने पढ़ा होगा ना, मेडिटेक वाला पार्क कहां पर है? अपने जोधपुर के अंदर है, बोरानाडा के अंदर। और पेट्रो जोन जो है कहां पर है? बालोतरा के अंदर है। यानी कि ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। पार्क है एक तरफ के सूची ए को सूची जो सेकंड है उससे सम्मिलित करना है कि पार्क और क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। आजकल ऐसे प्रश्न जब हम पीवाईक्यू में करवाते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि सारे ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों दे रहे हैं सर। देखो प्रश्न का तरीका पूछने का यही है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका क्या होगा? सिरेमिक पार्क मतलब कहां पर है? हैंडीक्राफ्ट पार्क, फर्नीचर पार्क कहां पर है? स्टोन पार्क कहां पर है? और गजनेर सेरेमिक और ग्लास जोन ये कहां पर है? इसका आपको मिलान करके बताना इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। बताओ बच्चों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसमें अगर अपन बात करते हैं कि सेरेमिक वाला कहां पर है, ये सोनियाना सेरेमिक पूछा गया। जब सोनियाना सेरेमिक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर हो जाएगा। हैंडीक्राफ्ट वाला अगर अपन देखें तो हैंडीक्राफ्ट वाला क्या हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। अगर स्टोन पार्क देखें तो क्या होगा? स्टोन पार्क स्टोन पार्क कोटा। और गजनेर वाला जो है ये बीकानेर। अब बताओ इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, फिर ये अपने इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया प्रश्न है। इकोनॉमिक सर्वे से क्या प्रश्न पूछ लिया कर्मचारी चयन बोर्ड ने, चलिए समझ लेते हैं कि राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। यह आपको बताना है। इसका व्यवस्थित क्रम क्या है कि राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियां, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, भूमि राजस्व प्राप्तियां और स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियां। इनमें से आपको क्या बताना है? बढ़ते क्रम में किनसे किससे राजस्व प्राप्त ज्यादा हो रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है बच्चों? इसमें सही उत्तर सबसे ज्यादा इस बार इको सर्वे की अगर अपन बात करें तो भूमि राजस्व सबसे पहले। सी कहां है ऑप्शन में? यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी अगर कट गया ना तो पीछे क्या बच गया? सी और उसके बाद में डी, यानी कि स्टाम्प वाला आ रहा है। सी के बाद में डी कहां है सर? यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। चलिए आगे देखें। फिर इसके बाद में सकल ये शुल्क प्राप्तियां वाला है ना, ये सही होगा। और सबसे लास्ट में सेवा वाला है, सेवा माल वाला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 21। ये आसान, बड़ा आसान प्रश्न है कि स्वर्णगिरी राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम था? इसमें यह आपको बताना है। देखो ऑप्शन में उदयपुर है क्या, बांसवाड़ा है क्या, जयपुर है क्या, या फिर जालोर है क्या? भाई साहब आपको पूछा जाता कि जिलों की नगरी तो बता देते, आपको यह पूछा जाता 100 द्वीपों का शहर तो आप बता देते, अगर पूछते पिंक सिटी तो आप बता देते। लेकिन यहां पूछा जा रहा है स्वर्णगिरी, स्वर्ण नगरी भी नहीं है। अगर स्वर्ण नगरी होता तो जैसलमेर, गिरी पूछते ही क्या उत्तर हो गया? जालोर इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं मेले। और मेले तो भाई साहब आपको सबसे अच्छे लगते ही हैं, इसीलिए ये एग्जामिनर को भी अच्छे लग गए और आपके लिए बना दिया यहां से एक प्रश्न। बताओ भाई हारे के सहारे का मेला कहां बढ़ता है? यानी कि खाटू श्याम जी का मेला कहां बढ़ता है, भरतरी का मेला कहां बढ़ता है, और करणी माता का मेला कहां बढ़ता है, और शीतला माता का मेला कहां बढ़ता है? कितना आसान है। खाटू श्याम जी का, अरे हारे का सहारा कहां है? सिक्कर में है। तो एक के अंदर 3 कहां है? ये तो ऑटोमेटिक ही कट गए। फिर देखें भरतरी मेला, भरतरी मेला भरता है बच्चों अलवर के अंदर। तो उसके बाद में एक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये इसका गलत है। करणी माता का मेला कहां बढ़ता है? देशनोक के अंदर, काबा वाली देवी देशनोक मां
करनी, और शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर। आपने अगर PYQ निकाले हैं या हमारी PYQ क्लासें देखी है तो ये प्रश्न भाई साहब सीधा का सीधा छपा है। आगे देखें प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कहा था कि राजपूत, किसने ऐसा कहा था कि राजपूत शक अथवा शीत्यन शाखा के वंशज है? अगर आपने राजस्थान इतिहास जो मैंने अभी क्लास में शुरू की है देखिए तो भाई साहब सीधी स्लाइड का पहला ये प्रश्न है, कितना आसान है कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं राजपूत जो है ये शक या शीत्यन शाखा के यानी कि विदेशी जाति से उत्पत्ति बताने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टोड साहब। मैंने ये भी कहा ये भी विदेशी, तो ये विदेशी। इतना आसान है ना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वो भी लोक देवताओं से संबंधित, कि निम्नलिखित में किस मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता के रूप में लोक देवताओं भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? क्या इसका प्रश्न हड़बू जी उत्तर होगा, या रामदेव जी, या फिर मल्लीनाथ जी, या कल्ला जी? बड़ा आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बता रहे हो। 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी। अगर राम साहब पीर के नाम से तो रामदेव जी। हड़बू जी आप जानते हो बुंडेल से संबंधित है, रामदेव जी के मौसेरे भाई। और मल्लूनाथ जी जो है मल्लीनाथ जी, ये बाड़मेर से संबंधित है। पत्नी रूपा दे जो कि बरसात की देवी कहलाती है। अभी आपने करंट अभी अभी पढ़ा है सर ने, जो नरेश सर ने क्वेश्चन करवाए थे, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 25 के निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल के द्वारा सशस्त्र दुर्ग यानी बख्तरबंद कहा गया था? ये हमने पढ़ा था ना जब रणथंबोर के बारे में, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अबुल फजल कहता है बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बस एक ही दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। और वो कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़ का नहीं, उसका प्रश्न का उत्तर होगा रणथंबोर का दुर्ग। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 26 के निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रशासन कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समय चेतावनी या चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी? इसमें से वो व्यक्ति कौन है? क्या सज्जन कीर्ति सुधाकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, केसरी सिंह बारट है, या स्वामी विवेकानंद है? भाई साहब चौंटिया भर दिए थे, और ऐसे चौंटिया भरे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए कि उन्हें उनकी जो पहले के जो विचार थे, वंशजों की जो बात थी, वो जाग चुके उनके विचार, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा। और वो कौन थे? केसरी सिंह बारट। कलम से क्रांति लाने का काम किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 27, और ये 1857 की क्रांति के दौरान कोटार राज्य का पोर्टुगल यानी कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये आपको बताना है। कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। अगर आपने 10 मिनट का शो देखा है या पढ़ा है अच्छे से, कि इस प्रश्न का उत्तर मेक मोशन हो जाएगा, या मोरिसन, या फिर सावर्स, या फिर मेजर बर्टन। कोटा कोट, कोट के क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बर्टन। मोरिसन कहाँ के, ये आपको कमेंट में बताना है। मेक मोशन अपने कहाँ के हैं भाई साहब? मारवाड़ के थे बच्चों, पॉलिटिकल एजेंट। और सावर्स कहाँ के थे? सावर्स तो मेवाड़ के थे सर। आगे पूछा जा सकता है यहां से फिर प्रश्न सीएटी में, तो तैयार रहिएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 28 पे। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है कि गुहिल राजवंश में से चेटी चंड गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर की टीकाएं किसने लिखी थी? ऐसा व्यक्ति कौन रहा था? भैया बता दीजिए फटाफट बच्चों क्वेश्चन का उत्तर। क्या इस प्रश्न का उत्तर मोकल होगा, कुंभा होगा, या इस प्रश्न का उत्तर हमीर हो जाएगा, या संगा? कल की परसों की क्लास में आपने पढ़ा है महाराणा कुंभा, जिन्होंने क्या लिखी थी? ये रचनाएं चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। अगर क्लासें नहीं देखी है तो अभी से क्लासें देखने शुरू कर दें। इसी के साथ में आप एक ग्रंथ पढ़ लीजिए, उस ग्रंथ का नाम है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 10th क्लास की एक बुक है, प्रमाणित पुस्तक है, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चले हैं। तो प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है बच्चों? ये प्रश्न संख्या 29 के अंदर है कि राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है कि अधिकांश
पश्चिमी और उत्तर पश्चिम राजस्थान 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। सांबा, डीडवाना, पचपदरा जैसी राजस्थान के लवणीय जो जिले हैं 33 सागर का अवशेष है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो कि राज्य को 2 भागों में बांटती है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। भाई इसमें से आपको गलत क्या लग रहा है, बस इतना ही मुझे बता दीजिए। क्या गलत लगा? कुछ भी तो गलत नहीं है ना, एकदम अगला सही कह रहा है कि अधिकांश राजस्थान के 33 सागर का भाग है ये ऊपर वाला पश्चिमी और उत्तर पश्चिम है। बिल्कुल अरावली गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यहाँ ये जिले सांबर, डीडवाना, पचपदरा ये राजस्थान की खारे पानी के जिले हैं और अरावली जल विभाजक का काम करती है, बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। यानी कि ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न संख्या अपना अगला रहेगा 30। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। ये अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। किसके बारे में बताना है? पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बच्चों आपको ये चीज बतानी थी, तो आराम से बताइएगा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 30 से 50 मीटर है क्या? ये गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, सिरोही जिलों के अंदर विस्तृत है। और ये क्या क्षेत्र जो है ये बालू से आच्छादित यानी कि घिरा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बता दीजिए। सही वाला पूछ रहे हैं, इतना ध्यान रखना है ना। क्या पूछा है? सही कथन है कि ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। ये राजस्थान में, इसमें से सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर बच्चों आपको समझना है। इसको देखें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका ए इसका सही उत्तर है, इसका सी इसका सही उत्तर है और डी वाला ये मामला गड़बड़ है सर। यानी कि ए सी डी कहाँ है? ए सी डी यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है और भी विस्तार से हम समझेंगे, फिर अपने लक्ष्मण जी जो सर है ना ज्योग्राफी वाले, तो और अच्छे से आपको समझाएंगे, क्लास लेके आएंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है 50 पीवाईक्यू करवाते हैं तो उनको कह देंगे कि भाई बच्चों को एक एक प्रश्न का सही उत्तर ध्यान से बताइए। अभी का ना वक्त ये है कि बच्चे केवल आंसर भी देख रहे हैं, अभी समय कम है अपने पास में। कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का आपको बच्चों चयन करना है, ये आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या इसका राजस्थान अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है। जल विभाजक के पूर्व बनास और इसकी सहायक नदियां जल विभाजक के पूर्व यानी कि चंबल में मिलती है। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी आप नदियां पढ़ रहे हो और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। मतलब इसमें से सही कथनों का पहला इसमें सही है कि अरावली अफवाह जो श्रृंखला है इसमें निर्धारित करती है 2 भागों में। राज्य भारत की महान जल विभाजक रेखा है ये भी बात सही है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां, ये भी बात सही है। यानी कि बात कौन सी गलत हो रही है इसमें, ये आप बता दीजिए मुझे। क्या इसका ऑप्शन का उत्तर ए सही है क्या, या इसका बी सही है, या इसका सी सही है, या इसका डी सही है? सर ये सही है लेकिन ये गलत नहीं है। ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए बी सी, सी तो सही है, ये डी गलत है सर, सॉरी। ये इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल विभाजक में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जो नदियां हैं वो बंगाल में नहीं, वो अरब का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की जो ये है दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च होती है क्या? शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु यानी कि हिमांक पर गिरता है। राजस्थान में शुष्क और उपाद्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। राजस्थान की वर्षा की जो मात्रा है पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। भाई ये बढ़ती नहीं है, ये घटती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही गलत, तीनों सही है, एक गलत है, यानी डी जिसमें नहीं है ना वो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं बच्चों, कि प्रश्न संख्या 33 क्या है।
प्रश्न संख्या 33 राजस्थान के संदर्भ में है कि राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। यह आपको बताना है। ये मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों के अंदर पाई जाती है। ये मिट्टी जो ये मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है क्या? ये कैल्शियम और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है क्या? इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसके लोहे धारिता के कारण होता है। बता दीजिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा? भाई इसमें तो अगर अपन बात करते हैं तो बी इसका सही है, सी इसका सही है, डी इसका सही है। मतलब ए सही नहीं हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल ए सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहने वाला है। और किसका? ये अपने 33 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34 कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। ली है अगर आपने अपनी मैराथन की क्लास तो यहां से सीधा प्रश्न बना है। और लक्ष्मण जी सर की ट्रिक तो आपके कानों के अंदर गूंज रही होगी बच्चों कि क्या इसका उत्तर होगा? कुंभलगढ़ के बाद में दिलवाड़ा, जरगा के बाद में रघुनाथगढ़। इसका सही क्रम क्या रहना है? और ये क्या पूछ रहे हैं? ऊंचाई के बढ़ते क्रम के अंदर। ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले अपन देखें सबसे पहले इसका क्या रहेगा? रघुनाथगढ़ रह जाएगा। और रघुनाथगढ़ के बाद में होगी इसके बाद में कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के बाद में देखें तो हो जाएगा अचलगढ़, और अचलगढ़ के बाद में हो जाएगा जरगा, और जरगा के बाद में दिलवाड़ा। इसका सही उत्तर फिर सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। गुरु से दिल लगा करके, हाँ भाई गुरु जी से दिल लगाना है तभी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि गुरु से तो गुरु ही है भाई, इनसे बढ़कर के कोई नहीं। सबसे ऊपर है राजस्थान के शिखर में गुरुजी, और गुरुजी तो सब बल्ले बल्ले है अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में प्रचलित सिंचित क्षेत्रों के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करना है। नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप और अन्य स्रोत। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। भाई इसके अंदर अगर अपन देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा अन्य स्रोत यानी नहरें वगैरह है, और इसके बाद में क्या ही पूछ रहा है अगला? सिंचाई के बढ़ते क्रम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? तालाब, और तालाब के बाद में नहरें, और नहरों के बाद में क्या होगा? नलकूप। यानी कि ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 36 राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के अंदर अपने को व्यवस्थित करना है। इस सबसे पहले कौन सी आएगी, फिर 2 नंबर पे कौन आएगी, और 3 नंबर पे कौन, और 4 नंबर पे कौन रहेगी, ये आपको बताना। आईजीएनपी एक नहर परियोजना है राजस्थान की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस परियोजना से पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए। इसका उत्तर क्या रहने वाला है? सबसे पहले आते हैं भाई साहब अपने सेन जी आते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सेन जी, यानी कि डी। और डी कहाँ है सबसे पहले ऑप्शन में डी। यहाँ देखो एक ही ऑप्शन ये है या फिर बी है। बी और सी ये दोनों ही कट गए। इसमें कटने के बाद में ऑप्शन, अब डी के बाद में देखते हैं। देखो सेन जी के बाद में अपने तेजा जी, वीर कंवर तेजा जी, ये होगा। यहाँ तेजा जी कहाँ है? सी के बाद में। ये देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसके बाद में ये भी कट हो रहा है। यानी कि डी के बाद में सी, और सी के बाद में ए, और ए के बाद में बी। ठीक है आगे बढ़े। प्रश्न संख्या अपने 37। प्रश्न संख्या 37 क्या है कि निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। बताओ इसका क्रम क्या रहेगा? गुलाबपुरा, रेल मगरा, खेतड़ी सिंगाना या फिर खो दरीबा। इनको एडजस्ट करना, बताना कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब आपको ऊपर से नीचे के राजस्थान के क्रम के अंदर बताना। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी खेतड़ी। खेतड़ी के बाद में खो दरीबा, खो दरीबा के बाद में गुलाबपुरा, और गुलाबपुरा के बाद में रेल मगरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। यह भी वन्य जीव अभ्यारण्यों से प्रश्न पूछा, उत्तर से दक्षिण के क्रम के अंदर प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सीता माता, शेरगढ़, धावा, और फिर ताल छापर चूरू।
बता दीजिए। इसमें सबसे पहले आएगा ताल छापर चूरू वाला आएगा अपने, फिर आएगा इसमें ये धवाया धोली वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर इसके बाद में आएगा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारावलो सीता माता प्रतापगढ़। ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे पहुंचे हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई जो है राजस्थान में सबसे अधिक है, ये आपको बताना। यहाँ प्रश्न के अंदर भाई देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो तो इस प्रश्न पे एक बार स्टार लगा लीजिए। हमारे अकॉर्डिंग तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन देखें तब इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 11। फिर प्रश्न संख्या 40 के निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल की गाय है, निम्न में से सबसे उपयुक्त जो है ना उसको आपको चयन करना है। बताओ इसमें आपको क्या सही लग रहा है, कितना आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। अभी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अगर आपने तैयारी की या आपने पढ़ा होगा या राजस्थान भूगोल में कृषि वाला पार्ट पढ़ा है तो बहुत आसान है। बताओ। भाई देखो, नागौरी क्या विदेशी है क्या, कैसे हो सकती है सर, नागौरी बेल तो प्रसिद्ध है, मेवाती और कांकरेज है ही नहीं सर। जर्सी, ये जर्सी वाला है ना मैटर, ये विदेशी वाला, यानी कि 40 के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 41 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है, ये आपको बताना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देखो, थोड़ा सा सोचते हो तो आपको पता चल जाएगा इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। इसमें देखो ये सोम जाखम वाला ये तो होगा ही नहीं। चंबल, काली सिंध और पार्वती ये कोटा से संबंधित है, ये इस मैदान का निर्माण करती है। बेड़च, मानसी, मोरेल ये कहाँ है, और कांतली, साबी, कांकनी ये तो आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। तो बहुत आसान प्रश्न रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन एग्जाम के उस हॉल के अंदर है ना, ये आसान लगते नहीं है सर, वहां तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहां से प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है, बताओ राजस्थान की मरुस्थलीय जो मृदा है ये कैसी है, क्या मरुस्थल की इसकी विशेषता है। इसमें उच्च उर्वरता और उच्च लवणता होती है। उर्वरता की तो बात ही नहीं करनी है सर। जल धारण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पानी सारा सोख लेती है, कुछ शेष नहीं बचता है। निम्न लवणता तो नहीं सर, निम्न उर्वरता और उच्च लवणता नहीं। मामला इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। इसमें सही एक बार देखना, इस प्रश्न का उत्तर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग गया। मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा वापस देखने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें उच्च जल उर्वरता और जल लवणता ये तो नहीं है राजस्थान की। जल धारण क्षमता, उच्च जल धारण क्षमता कहाँ है, निम्न लवणता और उच्च उर्वरता ये भी नहीं है। यानी कि निम्न उर्वरता और उच्च लवणता ज्यादा मतलब पोषक तत्व भी नहीं है, और खारी सबसे ज्यादा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी 42 में डी कर लेना आप। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 43 पे। राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर पेड़ पाए जाते हैं। बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही धोखड़ा वन तो है ही नहीं सर, सालर है ही नहीं। अगर शुष्क होता तो खेजड़ी रोहिड़े थोड़ी होते। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, कांटेदार जो वन है वो इसका सही उत्तर हो जाता है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं बच्चों, ये पहले जो आरबीसी की किताबें चलती थी, यानी कि कक्षा 9 से लेकर के 12 की, यहां से प्रमाणित पुस्तकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील है, ये आपको बताना है। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, कुचामन झील, डीडवाना झील या पचपदरा या फिर कोलायत। पचपदरा नहीं सर, डीडवाना नहीं, कुचामन नहीं। इसका सही उत्तर तो बहुत आसान है ना, कोलायत झील। कोलायत के कपिल मुनि, कौन से मुनि, कपिल मुनि। और ये कोलायत झील है कहां पर, बीकानेर, मीठे पानी की झील है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलायत झील, मीठे पानी की झील, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 45 का बताओ आप। प्रश्न संख्या के कृषि जलवायु प्रदेश 4th बी में राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। यहाँ औसत वर्षा जो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, अधिकतम वर्षा जो तापमान अधिकतम यहाँ का 52 डिग्री सेल्सियस से लेकर के न्यूनतम जो है -2 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्या। यहाँ जो रक्तचाप है वह मध्यम और कैल्शियम उच्च युक्त जो मृदा पाई जाती है, यानी कैल्शियम से इसमें कैल्शियम पाया जाता है क्या। जालोर, पाली और सिरोही के भाग के इस क्षेत्र के अंदर ये सम्मिलित है क्या। बताओ इसका क्या सही रहेगा। फोर्थ बी से संबंधित पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये फोर्थ बी का संबंधित है, इससे जालोर, पाली और सिरोही से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कोयले में नियत कार्बन की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत बार आपने पढ़ा है ना, कार्बन कार्बन सी पद्धति, डेंटिंग, साइंस में तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अब ये बताओ कि इनमें से इनकी कार्बन की बढ़ती जो मात्रा है उसमें से कौन सा सही है। यानी कि बिटुमिन, कोयला जो है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है और पेट है, इनमें से आपको सही बताना है। इसका सही क्या हो जाएगा। बच्चों आपने पढ़ा है ना, सबसे पहले पीट जो है, पीट पीट के बाद के अंदर क्या होगा, लिग्नाइट होगा सर। और लिग्नाइट के बाद में आता है एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट के बाद में क्या आता है, बिटुमिन आता है, यानी बिटुमिन ही आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47, 47। हाँ 47, वेट कर रहे हैं आपका 47 वाला है ना प्रश्न। बता रहा है कि भाई हाँ कब बच्चों के उत्तर आएगा। वेट कौन कर रहे हैं, आपका घर वाले वेट कर रहे हैं कि आंसर की मिला लो और तुरंत प्रश्नों के उत्तर बता के रिजल्ट बताओ भैया आपकी तैयारी का। बताओ इसमें सही क्या रहेगा। राजस्थान की निम्नलिखित प्रमुख नदियों की उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम के अंदर आपको बताना। यह भारत के संदर्भ में पूछा है, सॉरी, कि बढ़ते क्रम के अंदर बताओ। यमुना, तापी, गोदावरी और कृष्णा, इसमें सही इसका उत्तर क्या रहने वाला है, ये आप बता दीजिए। सबसे पहले देखे, देखो सबसे बड़ी तापी, और तापी के बाद में है यमुना, और यमुना के बाद में है कृष्णा, और कृष्णा के बाद में गोदावरी, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। नहीं नहीं गड़बड़ है क्या, 47 वाला है। 47 में क्या पूछ रहा है, लंबाई के क्रम के अंदर। अच्छा लंबाई के क्रम के अंदर इसमें सही होगा, सबसे पहले हो जाएगा अपने तापी, और तापी के बाद में यमुना, और यमुना के बाद में फिर क्या होगा, कृष्णा, और कृष्णा के बाद में गोदावरी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर यही होगा। 48 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अगर पढ़ते हो सौर एनर्जी तो पहला ही नाम आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये लिखा है भादला सौर पार्क राजस्थान का, ये सबसे बड़ा है। 48 का एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 49, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला भारत के अंदर कहां पाया जाता है, ये आपको बता देना है। भाई कोयले का नाम आए तो एक ही नाम है, कौन सा खंड, झारखंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, 50 भाई साहब 50 ठोक दी है क्या आपने। देखो निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, और महासागर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी घाट है, ये लीजिए देखो कितना आसान प्रश्न, और इंडियन जो ज्योग्राफी है वहां से पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर क्या मालाबार तट होगा क्या, या इसका उत्तर कोंकण तट होगा, या इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपने सौराष्ट्र तट या कोरोमंडल तट। बहुत बार पढ़ा है भाई आपने कोरोमंडल तट, और ये क्या है, भारत का पूर्वी तट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 51 का 52, अजंता एलोरा गुफाएं भारत में कहां पर है। लीजिए प्रश्न एकदम पीवाई क्यू प्रश्न है ये सारे के सारे। बता दो इसका सही उत्तर क्या होगा, बता दो दुनिया वालों को, तुम हारने वाले नहीं हो। क्या उत्तर होगा इसमें, क्या इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, या फिर झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र होगा बच्चों, बिल्कुल सही। 52 के अंदर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी के अंदर स्थित है, जगन्नाथपुरी के अंदर कौन सा मठ स्थित है। तो भाई जगन्नाथपुरी के अंदर है गोवर्धन मठ। कौन सा हो जाएगा, गोवर्धन इज करेक्ट आंसर, यानी सी इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 54,
इसकी भी बात कर ली जाए तो बिल्कुल बात करने यहाँ आए, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बोछार के नाम से जानी जाती है? गर्म और शुष्क हवाएं, तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं, भूमि से सागर की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं, या फिर शुष्क हवाएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूछा है भाई आम्र बोछार, और ये तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर वर्षा होती है उसको कहा जाता है, यानी कि बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रह जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 55 राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उपयुक्त है? ये आपको बताना है। फिर साइकोलॉजी का प्रश्न है और साइकोलॉजी के इस प्रश्न के अंदर आपको उत्तर देना है। बताओ इसका सही उत्तर क्या है? इसका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रयोग मूलक विधि, प्रक्षेपण मूलक विधि, या फिर होगा सर्वेक्षण विधि, या व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी टाइडमैन। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगला क्या पूछ रहा है? प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए भाई प्रभाव होता है प्रैक्टिकल से, ये प्रैक्टिकल से संबंधित यानी प्रयोग मूलक विधि हो जाएगी। अब अगला पूछ रहे हैं, यही साइकोलॉजी से प्रश्न है कि अव्यक्त अधिगम में कौन संबंध, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जो अव्यक्त अधिगम से संबंधित है? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर आईपी पावलो होगा, या थोंडाइक होगा, या टोलमैन होगा, या फिर कोहलर होगा। इसका सही उत्तर प्रश्न का क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा टोलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत वाला टोलमैन हो जाएगा इसका सही उत्तर। बुद्धि लब्धि आईक्यू की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज जो है यह बुद्धिमत्ता दिव्यांगता के मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है? इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? आईक्यू लेवल 55 से लेकर के 70 तक का रहेगा, या 35-40 से लेकर के 50-55, आईक्यू 25-55 से लेकर के 35-40 तक रहने वाला है। आईक्यू 20 से 25 से कम है उसे क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं, या जिनकी बुद्धि दिव्यांग में। इनमें से सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि देखो भाई लगभग 20-25 से लेकर के 40 तक का जो ये रेशियो होता है ये इससे संबंधित होता है विकलांग वाला। प्रतिभाशाली तो सबसे हाईएस्ट होता है ना, बिल्कुल वही। अब अगला पूछ रहा है प्रश्न संख्या 58 कि 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होगी? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा MA/CA गुणा 100, तो आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100 से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इसका सही सीधा सीधा उत्तर क्या रहेगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या अपना 59 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। राजस्थान में धोकड़ा जो वन है, वनों के बारे में आपको कथन बताए गए हैं, इनमें से सही कथन कौन सा हो जाना है? बताओ क्या होगा? ये वन राज्य की कुल वन संपदा के अंदर शामिल है। इसमें ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान के 50 से लेकर के 90 मीटर की ऊंचाई पर अधिक पाए जाते हैं। इन वनों में धोक जो पेड़ों की अधिक अतिरिक्त अरंज, खेर, खेरनी, सालर और या फिर ये सारे जो दे रखे हैं गोडल, ये पेड़ पाए जाते हैं। बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान की वनस्पति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अगर अपन देखें, ये पेड़ जो है ये राजस्थान की वन संपदा से संबंधित है, सही बात है। ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सालर, धोकड़ा वन यहाँ कहाँ है? गलत हो जाएगा। ये वन राजस्थान 50 से 90 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये भी सही है। इन वनों में धोक पेड़ों का अतिरिक्त अरंज, खेर, खेरनी, सालर, ये भी सही है। यानी कि ए आंसर जो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या अपने 60, भाई साहब 60 नंबर पे पहुंच गए हैं। 100 होते देर नहीं लगेगी। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू में है। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच में है। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर और कुंभलगढ़ के गोकुंदा के बीच में है। ये पहाड़ी जो क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। और अरावली के बारे में लक्ष्मण जी सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। भोराट, उदयपुर और कुंभलगढ़, भाई भोराट इनके बीच में है क्या? ये वाला मामला इसमें सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो रहा है? नहीं। देखते हैं एक बार। उत्तरी अरावली जो ये जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर के अंदर फैला हुआ है, ये बात सही है क्या? ये बात सही है। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच में, ये गलत है। तो इसका ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए बी डी, ए
और सी और डी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ए, सी और डी, ए, सी और डी, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या अपना 61। प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है, इसको आराम से समझिएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि राजस्थान के अंदर एक तरफ गाय की नस्ल है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है। और फिर बताओ राठी, राठी का कौन सा क्षेत्र है, गिर है, कांकरेज है और सांचोरी है। बता दीजिए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। राठी, राठी गाय कहां पर है बताइए ऑप्शन। अच्छा, राठी गाय जो है सर ये बीकानेर, गंगानगर और फिर जैसलमेर के अंदर है, यानी कि डी वाला ये मामला। सी, ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है। बिल्कुल इसका ऑप्शन सी ही सही है। बात करें गिर की तो अजमेर क्षेत्र वाला गिर का है। कांकरेज की अगर आप बात करोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, जालोर वाले क्षेत्र में। और सांचौरी जो सांचौर क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 की सूची फर्स्ट भारतीय पारंपरिक ऋतुएं को, सूची सेकंड जो है उन ऋतुओं के दौरान पड़ने वाले जो त्योहार है उनको आपको बताना है। वसंत का कौन सा त्योहार है, ग्रीष्म का कौन सा है, हेमंत का कौन सा है और शिशिर का कौन सा है। बताओ, इनको ऋतुएं दे रखी है और दूसरी तरफ त्योहार दे रखे हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वसंत का तो वैसाखी है, वसंत का तो वैसाखी है। और फिर ग्रीष्म का क्या है, गुरु पूर्णिमा है सर। और फिर सी, हेमंत का तो कार्तिक पूर्णिमा है। और शिशिर का क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। यानी कि सही उत्तर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी इसका सही उत्तर कर लीजिए। फिर देखें प्रश्न संख्या 63, नदी और उसकी सहायक नदियां। बनास की सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है, और लूणी की कौन सी, और माही की कौन सी है। इनमें से लूणी की सूखड़ी, सी के अंदर दो, देखो ऑप्शन में सी के अंदर दो कहीं आपको मिल रहा है क्या। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी के अंदर दो, सी के अंदर दो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका सही उत्तर बता दीजिए। यानी कि सी के अंदर दो, ये सी वाला सही है, क्योंकि ए के अंदर तीन है। बनास की क्या है, जखम है, बनास की जखम। और काली सिंध की परवण, लूणी की सूखड़ी, और माई की कोठारी या फिर मेवल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या अपना कौन सा है, 64 है भाई। और 64 का प्रश्न का उत्तर आप मुझे तुरंत बता देंगे, इतना तो विश्वास है आप पर। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। काली मृदा, लेटेराइट मृदा, और फिर मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा, इनकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना। काली की क्या है भाई, काली तो सबसे आसान हाड़ौती क्षेत्र में। और काली का तो सबसे महत्वपूर्ण है, काली उच्च वाली है भाई। काली तो कैसी है, उच्च वाली है। काली उच्च वाली, दो ऑप्शन है इसमें। ये तो मामला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी वो दो ऑप्शन चल रहे हैं। फिर देखें लेटेराइट, लेटेराइट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस आदि की कमी रहती है इसमें। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने, डी इज करेक्ट आंसर इसका रह जाएगा। और मरुस्थल की तो भाई विशेषता ये ना, निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। अभी अभी पीछे देख के थोड़ा सा दिमाग लगाया तो प्रश्न सीधा दिमाग में छपा था, और सही भी ऑप्शन दे करके ये आपका हो जाता। कभी कभी क्या है एग्जाम में पिछले वाले प्रश्नों से भी प्रश्न बनते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ आपको स्थान बताना है। इनका स्थान कौन सा सही है ये देखना है। टंगस्टन, टंगस्टन का तो है रेवंत पहाड़ी भाकरी। ये देखिए सी के अंदर दो कहाँ है, सी के अंदर दो, सी के अंदर दो, ये तो सीधे कट गए। संगमरमर, मकराना, डी के अंदर देखो संगमरमर मकराना, डी में तीन और डी में तीन, डी में तीन, तो ये डी में तीन, ये जब तक सही है। तांबा, तांबा आप देखोगे तो खेतड़ी सिंगाना, ए के अंदर क्या है, चार है, ए के अंदर चार है, तो आपको पता ही चल गया। राणा प्रताप, एक तरफ देखो प्रश्न संख्या 66, एक तरफ बांध और दूसरी तरफ जिला है या स्थान है। राणा प्रताप सागर बांध की अपने मैराथन के अंदर बात की थी। देखो कहां पर है राणा प्रताप सागर बांध, कहां पर है जवार सागर बांध, कहां पर है कोटा बैराज, कहां पर है माही बजाज सागर बांध, कहां पर है। बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर देख लेना है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है ये है अपने रावत भाटा के अंदर। या देखें अपन जवार सागर कहां है, बोरावास गांव के अंदर है बच्चों।
बच्चों। और देखें अपन कोटा बैराज कहाँ पर है, इसका सही उत्तर देखते जाइए। कोटा बैराज कहाँ पर हो जाएगा, कोटा के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। माही बजाज सागर कहाँ हो जाएगा, बोरखेड़ा के अंदर हो जाएगा। सारे प्रश्न इजी प्रश्न, सरल प्रश्न, पीवाईक्यू प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 67। सिलीसेड झील कहाँ पर है, पुष्कर झील कहाँ पर है, डीडवाना कहाँ पर है, लूणकरणसर कहाँ पर है, ये आपने बताना। सिलीसेड अलवर के अंदर है, एक के अंदर तीन, एक में तीन तो ये कट गया और ये कट गया। डीड पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, एक, तीन के बाद में कहाँ है, एक, यानी कि ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। डीडवाना जो है ये देखो नागौर। तभी आपको कहते हैं ज्योग्राफी अभी बदली नहीं है, नाम सरकार ने भले ही परिवर्तित किया, जब तक किताबों में नाम नहीं छपेंगे ना तब तक कोई मायने नहीं। आराम से पढ़ते रहो, बिना चिंता किए हुए पढ़ते जाओ। और लूणकरणसर है कहां पर, बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर, जिले वाली पहली ज्योग्राफी की क्लास आपने देखी है, कितना आसान है। इनमें से देखो सबसे पहले पश्चिम के अंदर कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में कौन सा है, जोधपुर है। सी के बाद में बी, ऑप्शन देखो सी के बाद में बी वाले दो तो ऐसे ही कट रहे हैं ना। अब सी के बाद में ये हो गया जोधपुर, और जोधपुर के बाद में अजमेर। सी सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है खेल और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न है। बड़ा आसान प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ उनके खेल दे रखे हैं। कृष्णा पूनिया का कौन सा खेल है, अवनी लेखरा का कौन सा है, देवेंद्र जाजड़िया का कौन सा है, और भुवनेश्वरी कुमार का कौन सा है, यह आपको बता देना है भाई। अगर आप देखो ना, कृष्णा पूनिया यह है डिस्कस थ्रो से संबंधित, अवनी लेखरा पैरा शूटर है, इसने तो बहुत सारे शूट किए हैं, इसीलिए इनका मतलब शूट का मतलब क्या होता है, निशानेबाजी। और देवेंद्र जाजड़िया का देखें तो देवेंद्र जाजड़िया भाला फेंक में, भुवनेश कुमारी जो स्क्वैश खिलाड़ी रही है, यानी कि ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। देश में राजस्थान के खनिज क्षेत्रों के योगदान को बढ़ते क्रम के अंदर आपको सही बताना है। खनिज में सबसे पहले इसका कौन सा रहेगा और उसके बाद में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पूछ रहा क्या है कि बढ़ते क्रम में, तो पोटास सबसे कम, और पोटास के साथ में फिर है ताम्रयस्क, ताम्रयस्क के बाद में जिप्सम, और जिप्सम के बाद में टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 71। और प्रश्न संख्या 71 क्या है कि पालनहार योजना से संबंधित है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का प्रश्न पूछ लिया आपसे कि पालनहार योजना में अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है, सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है। बता दीजिए मुझे कितनी राशि मिलती है भाई। उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन 1500 रुपए प्रति माह राशि मिलती है। 71 के अंदर क्या हो जाएगा, सी आंसर होने वाला है। बेसिक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और आप भी इनकी तैयारी करते रहो। और अभी आपको पता है, ये ले लीजिए अपने भाई साहब, शॉर्ट्स जो बनाया था उसका सीधा प्रश्न है। भले आपको ऐसा लगता होगा कि हम शॉर्ट्स जो है ना रीलें देख करके भी क्या पढ़ाई होती है क्या, मैं तो भाई आपको एक ही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल रीलें भी देखो तो गेट अकेडमी के रीलें देखो, प्रश्न सही होते जाते हैं। पूछा गया कि वाद्य यंत्र अलगोजा से संबंधित है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2026 का, कौन है वही, वो तगाराम जी भील है। यह प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों में आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणियों के बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, ये की जाती है भाई, इनको आस्था कार्ड वालों को 51,000 रुपए धनराशि दी जाती है, यानी कि 63 के अंदर, 73 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए। नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का क्या नाम है, आपको बताना। ऑर्टोमिस फर्स्ट है, या SLS है, या फिर ऑर्टोमिस सेकंड है, या फिर अपोलो है। इसका सही देखो भाई, ये बड़ा नवीनतम वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा, आर्टोमिस फर्स्ट वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से में, 74 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तरफ जनजातियां हैं तो दूसरी तरफ क्या दे रखा है भाई, उनका क्षेत्र है। बता दीजिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा। एमिस्को, सोमिएड,
पिग्मी, सिमांग, साकाई, बुशमैन, भेल, गौड़, मीणा और नागा, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा जी? इसमें सही उत्तर, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लो तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। सी में 4, सी में 4 किसी में नहीं है। अगर आपको बुशमैन का पता है ना, ये शुष्क क्षेत्र और ग्रीष्म क्षेत्र में, तो इसका सही उत्तर ऑटोमेटिक पता चल जाता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कहता है आपसे, बता दीजिए। 77 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न कहाँ गया? ये रहा, मिल गया, मिल गया। चलिए ये बता दो फिर इसका उत्तर। पूछ रहे हैं कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था, इसमें किस शहर के अंदर ये आयोजित किया गया था? ये कहां पर आयोजित किया गया ये आपको बताना है। न्यूयॉर्क के अंदर है या फिर पेरिस के अंदर है या सिडनी या फिर लंदन? भाई साहब लंदन सबकी चॉइस है, तो सही उत्तर क्या कर देंगे? लंदन कर देंगे। बताना है घटनाओं के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि युद्ध कब कब हुए थे, ये घटनाएं कब घटित हुई थी, ये बताना है। अरब जो स्प्रिंग है, फ्रांसीसी जो क्रांति है, रूस की क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपने 9-10 के अंदर बहुत बार ना अच्छे से एसएसटी पढ़ी है, तो यहाँ वहां से ये किताबों से प्रश्न पूछा गया। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखना है तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति, उसके बाद में होती है रूस की क्रांति, फिर दूसरा युद्ध होता है विश्व युद्ध, और उसके बाद में अरब स्प्रिंग होता है, यानी ए इज करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 क्या है? प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 कहता है सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने भी यहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम रखा था। ये विजय राजवंश का शासन 34 से लेकर के 7वीं शताब्दी तक के बीच में कायम रहा था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रहने वाला क्या है ये आप कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो ताकि पता चले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये बात सही है, ये बात तो भाई गलत हो गई। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल ने यहाँ पर शासन किया था, बिल्कुल किया था। विजय राजवंश में 34 से 7वीं नहीं, ये बात भी गलत है, यानी बी और सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 79 यानी कि 79 नंबर प्रश्न, लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। ये इटली के अंदर विकसित हुई थी क्या? और 1494 में लुकास पेसिसिली ने इस पुस्तक के अंदर विधि के सिद्धांत का वर्णन किया था क्या? 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विधि संबंधी एक पुस्तक लिखी थी और ये भारत के ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई थी। इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट करो और फिर बताइए बच्चों, क्या उत्तर करके आए हो इसका सही? सही सही जवाब देना है आपको, एकदम सही बिल्कुल। सारे ऑप्शन इसके सही है ना? सारे ऑप्शन जहां जिसने टिप्पा मारा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, यानी इटली में विकसित सही है। चलिए प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 80 पे, और एकीकरण का प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण का प्रश्न बड़ा मुश्किल से देखो कहाँ मिला है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आया अपना प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप बताओ फटाफट। राजस्थान का एकीकरण तो आपने बहुत बार पढ़ा है। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ये बताओ, मत्स्य संघ संयुक्त और फिर राजस्थान संघ का निर्माण, वृद्ध राजस्थान का क्षेत्र, कौन सा किसके बाद में हुआ था? तो सबसे पहले भाई अपने मत्स्य संघ, और मत्स्य के बाद में राजस्थान संघ, और राजस्थान के बाद में संयुक्त, और संयुक्त के बाद में वृद्ध रहने वाला है। यानी कि आपने ट्रिक पढ़ी होगी, एमपी से चलकर बस राजस्थान आई। इससे पूरे के पूरे प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित कृषि आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बिजोलिया, मेव, भरतपुर और अलवर कृषक आंदोलन, इनमें से कौन सा पहला और कौन सा बाद में रहने वाला है? बता दीजिए। सबसे पहले अपन देखें तो पहला कौन सा रहा है बच्चों? बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। बिजोलिया के बाद में हुआ था अलवर वाला, और अलवर के बाद में हुआ था अपने भरतपुर वाला, और फिर सबसे लास्ट में ये मेव वाला।
सबसे लास्ट में मेवा ए और बी आगे पीछे का पता हो तो आसान है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 कि निम्नलिखित में से इनमें से नसीराबाद क्रांति के संबंध में कौन सा सत्य है। कल तो ये पूछा था कि राजस्थान की पहली जो क्रांति शुरुआत कहां से होती है, नसीराबाद से कब हुई थी, 28 तारीख वाला प्रश्न पूछ लिया, आज पूछ लिया नसीराबाद वाला। भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी और 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों को तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा बता दीजिए भाई। सारे के सारे इसमें सही है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बाहर से मंगवाया, 15 नेटिव थी, चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी क्रांतिकारियों ने, और 28 तारीख तो आपको याद ही है। ले लीजिए अपना अगला डांस, फायर डांस। कौन सा डांस? फायर डांस। देखो भाई, अग्नि नृत्य का प्रश्न आया है 83 नंबर प्रश्न के अंदर है कि अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये राग और फाग के साथ में अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है क्या? महिलाएं और पुरुष मिलकर इस नृत्य को कर लेते हैं। ये नृत्य उत्पत्ति बीकानेर के कत्रेसर के अंदर होती है। ये अंगारों का धुना, इसमें बी वाला गलत है, बाकी ए सी डी ये तीनों क्या सही रह जाने हैं क्या? बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। राग और फाग, फायर डांस, मतिरा फोड़ना, सब कुछ आपको याद है क्योंकि आपने फायर डांस पढ़ रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 84। तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गढ़बेटली अजमेरू को अजमेरू गढ़बेटली और अजमेरू भी से कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से द्वारा निर्मित करवाया गया। भाई साहब नहीं करवाया गया। कहाँ है पृथ्वीराज तृतीय? शाहजहां के शासनकाल में इस दुर्ग का संरक्षण विठल दास गौड़ ने किया था। क्या ये बात सही है? और दुर्ग की प्राचीर दीवारें 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए, यानी कि ये भी सही है। ए सी डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। 1952 में अमलानंद घोष जूते हुए खेत मिले यहाँ से, और यहाँ पे 6 छेदों वाली एक बालक की खोपड़ी भी मिली है, और मृदबांड और खपरा हल्के पतले यहाँ पर सुनिर्मित से सुनिर्मित नहीं है। क्या बताओ इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? अमलानंद घोष। भाई इसमें अमलानंद घोष याद है आपको? अमलानंद घोष जी जो थे सबसे पहले आए, सबसे पहले आए, और ये बात सही है। तो दूसरी बात है, खेत जुते हुए खेत मिले, 6 छेद वाली खोपड़ी में 6 छेद मिले थे, और फिर साथ ही साथ में मृदभांड जो है ना, इनमें खपरे हल्के और पतले सुनिर्मित नहीं है। यहाँ ये इसकी विशेषता, ये भी सही है इसकी। तो ऑप्शन डी जिसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा वाला। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा चंद्र जो है उनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी था। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पे अप्रैल महीने के अंदर आबानेरी महोत्सव आयोजित करवाया जाता है। महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। खूब अच्छे से जीवन होता है भाई, और साथ ही साथ में डांस भी होता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? बता दीजिए इसका सही उत्तर। ए इसकी बात सही है। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी था, नहीं था। ये अप्रैल माह के अंदर से संबंधित आबानेरी महोत्सव है, नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए और डी। ए और डी यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। कंदोरा। गढ़वा दें क्या कंदोरा? अच्छा, गीत है ना राजस्थानी कंदोरा। कंदोरा कहाँ का आभूषण है? नौगरी कहाँ का आभूषण है? भंवरखड़ी कहाँ का आभूषण है? और पीपल पत्ता कहाँ का आभूषण है? ये बता दीजिए। नरेश जी सर ने क्लास में ये आपको बताया था ना, नौकरी तो भाई साहब हाथ में चाहिए। नौकरी तो कहाँ चाहिए? हाथ में चाहिए। बी के अंदर क्या है? एक, सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो अब बता दीजिए, 2 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर क्या होगा? भाई इसका देखो, कंदोरा कहां पर है? कंदोरा है कमर का, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 88। राजस्थान में एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ माँ है। बहुत अच्छे आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, ट्रिक और गीतों के साथ में क्लास है। आप अगर क्लासों आपने देखी है तो सारे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तीज, तीज कब है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज है श्रावण मास के अंदर। होली कब आती है? फाल्गुन मास के अंदर आती है। अक्षय तृतीया कब आती है? ये भाई साहब वैशाख के अंदर आती है। और गणगौर कब आती है? चैत्र माह के अंदर आती है। एक के अंदर चार, एक में चार, ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी में एक, बी में एक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 89, सही इसका देखना, एक बार पढ़ना कि दुर्ग एक तरफ है, दूसरी तरफ दुर्ग प्रकार दे रखे हैं, कौन सा है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। जैसलमेर कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में बताओ। जैसलमेर तो सर कौन सा है? दानवन श्रेणी का है। चलिए जैसलमेर दानवन श्रेणी का है। सिवाना कौन सा है ये बताइए। ग्वागरोन कौन सा है? ओदक दुर्ग है। जालोर कौन सा है? यहाँ दो में कंफ्यूजन वाला है, और वो आप ढंग से थोड़ा बता दीजिए क्या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर भाई ये है ना कि सिवाना वाला जो है ये वन दुर्ग है। सिवाना वाला कौन सा हो जाएगा? वन दुर्ग हो जाएगा। और जालोर वाला जो है ये एरण दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये आपके 10वीं क्लास की जो किताब है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, आरबीएससी की पुस्तक है, इसमें साफ साफ लिख रखा है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी के इस प्रश्न में देखो समस्या हो सकती है, तो भाई समस्या देखो। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है विचार करते हैं, ऑथेंटिक किताबों से प्रश्न बनाते हैं, तो फिर समस्या का थोड़ा सा समाधान होना ही चाहिए। हाड़ौती, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, इनमें से आपको बताना है कि इनके व्यक्ति किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 90 का उत्तर फटाफट दे दीजिए। पढ़ रखा है ना? हाड़ौती, हाड़ौती का इसका सही क्या होगा? हाड़ौती का तो नहनू राम शर्मा है। एक में तो तीन, एक में तीन, एक में तीन। मेवाड़ का माणिक्य लाल वर्मा, तीन के बाद में एक, तीन के बाद में एक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर का कर्पूर और धौलपुर, धौली होती है भाई ज्वाला, लेकिन ये काली है। चलिए प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? ये बात किसने कही थी? ये आपको बताना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये बात भाई एडविल जो हब्बल है ना, वो ये कहता है कि ब्रह्मांड कैसा है? विस्तारशील है। ये बात किसका कथन है? ये कोटेशन किसका है? एडविल हब्बल का है। अब पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, परीक्षा का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि प्रश्न देखो कहां कहां से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। लाख वर्षों पूर्व 33 सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। दूसरा है भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना का विघटन और विभाजन हुआ था। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड में उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर के अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तीनों ही बातें सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, 93 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही उत्तर बताना है। यह शुष्क मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा है। पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण यह क्षेत्र राजनीतिक महत्व रखता है क्या? इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज, कोयला, तांबा और रॉक फॉस्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। ये अपनी भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है क्या? ये आपको मरुस्थल के संदर्भ के अंदर बताना है। और थार का मरुस्थल, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें भाई सारे के सारे क्या हैं? सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 94, हड़प्पा सभ्यता का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। बिल्कुल, शब्द हड़प्पा की व्युत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहां सभ्यता को पहचाना गया था। ये सभ्यता का कुल काल जो है
विस्तार 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक का रहा है। सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास में आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। भाई ये 1900 वाला ये सही नहीं है, बाकी सारे कैसे हैं बच्चों, सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मौर्य काल का, और मौर्य काल का प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। कि मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करके आप ये बताओ कि मौर्य उल्लेख उत्तर बौद्ध जैन और पुराण जो साहित्य है उसके अंदर हुआ है क्या। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपना संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा को उद्घोषणा करने के अंदर किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य की स्थापना की थी। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो मौर्य काल से संबंधित सारे के सारे फैक्ट कैसे हैं, करेक्ट है। ये प्रश्न संख्या 95 का उत्तर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 96। इसका सही उत्तर क्या है बताओ। कि एक तरफ तो विद्रोह का स्थान है और दूसरी तरफ दे रखे हैं नेता। आप बताओ इसका सही उत्तर क्या है। झांसी, लक्ष्मीबाई, अवध, कानपुर और दिल्ली। इसका सही उत्तर जो है वो आप कमेंट में करो फटाफट। देख लेते हैं भाई, झांसी, झांसी के ऑप्शन डी का एक में चार, ये दो, ये कट गया, ये कट गया। बी के अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ब्रिटिश कादर, ये सही है, इसमें ये गलत। ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न का उत्तर सही मिल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं भाई अपन 97, और 97 प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। प्रश्न कहता है कि सूची 1 और 2 को इसे सम्मिलित करो। उष्ण कटिबंधीय, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु, ये किसकी कौन सी विशेषता है, ये अपने को सीधी सीधी बता देनी है। तो फटाफट बताओ, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित या ज्योग्राफी में मोस्टली जो प्रश्न इसी प्रकार के हैं। तो हम देखें कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसमें देखेंगे तो अपने को पता चलेगा ठंडे महीने का औसत तापमान ये रहता है। फिर अपन ऑप्शन देखें बी वाला कि संभावित वाष्पीकरण ऊर्जा से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या रहने वाला है, सही। ऑप्शन डी नहीं सर, ऑप्शन डी नहीं है, चार थोड़ी देखना अपने को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी के अंदर फिर क्या होगा, दो हो जाएगा, और फिर देखें तो डी के अंदर सी, इसमें डी में 3 हो जाएंगे, ये सही लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ प्रकार दे रखे हैं द्वीपों के। ये बताना है कि इसमें कौन सा सुमलित है, सही सुमलित करो इसको। कि व्हीलर द्वीप कौन सा है, बूचर द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार कौन सा, और लक्षद्वीप का द्वीप कौन सा है, ये सही बता दीजिए। इसमें सही देखें तो एक के अंदर क्या है भाई, 4 है, 2 के अंदर 3 है, एक के अंदर 2 है, और एक के में 3 में 2 है, और एक में 4 है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज इसका करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 99, और ये 99 है सेकंड लास्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं, चाय एक और दो जो सूची है इसको मिलान करना। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ प्रकार है। चाय किस प्रकार की फसल है, सोयाबीन कैसी है, कपास और जूट कैसे हैं, और मक्का कैसे हैं, बता दीजिए। ये ज्योग्राफी का बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। हम देखते हैं बच्चों, जो चाय है ना, ये चाय कैसी है, ये चाय है सर रोपण वाली फसल, नगदी नहीं है। चाय है इसमें रोपण वाली फसल। और सोयाबीन कैसी है सर, नगदी फसल है। और अगर देखें कपास और जूट जो है, ये इसमें देखें ऑप्शन में तो रेशे वाले हो जाएंगे। और मक्का कैसा हो जाएगा, खाद्य वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। आज का सबसे अंतिम प्रश्न और लास्ट जो प्रश्न है वो आपको बताना है, बता दीजिए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताओ। इसका सही उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कि रोलेट जो सत्याग्रह हुआ वो कब हुआ था, और असहयोग आंदोलन खिलाफत किसके बाद हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, और चंपारण आंदोलन कब हुआ था। इसका सही उत्तर आपको बता देना है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी। सबसे पहले देखें तो होता है चंपारण, और चंपारण के बाद में होता है रोलेट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कि असहयोग आंदोलन
के बाद में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये भाई थे आज आपके प्रश्न जो कि लैब असिस्टेंट के अंदर पूछे गए थे, साइंस के सामान्य ज्ञान के पेपर के अंदर प्रश्न। आप कमेंट करके ये बताने आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं। ये प्रश्न जो है ये हमारे व्यक्तिगत विचार है, हमारे अनुसार ये उत्तर माने गए हैं। बोर्ड की जब आंसर की आएगी तब आप ऑथेंटिक देख करके फिर और कमेंट करके बताना कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, धन्यवाद।